नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने लिए जीत के समीकरण साधने में लगे हुए हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा सियासी पार्टियों की नजरें लगी हुई है। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर चंद्रशेखर आजाद अपने अपने यहां जनसभाएं कर रहे हैं, अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि आखिर मीरापुर सीट पर जीतने के लिए क्या समीकरण आज के समय दिखाई दे रहे हैं और किस पार्टी को यहां जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह दिलचस्पी आज के समय हर किसी व्यक्ति के मन में होगी जो राजनीति को जानता और समझता होगा कि मीरापुर सीट पर आखिर कौन जीतने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीरापुर सीट पर जीत हार का फासला बहुत कम होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हार जीत का फासला जो है वो पिछली बार से बढ़ने जा रहा है। तो आज वही समीकरण आपके सामने मैं बताऊंगा आखिर क्या हो रहा है। क्या मुस्लिम इस बार निर्णायक भूमिका में है भी या नहीं। मुस्लिमों की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यहां 1,30,000 के आसपास मुस्लिमों की संख्या है और करीब 3,30,000 यहां कुल वोटर है, जिसमें से 1,30,000 मुस्लिम होना और 2 लाख वोटर जो है अदर, वो कहीं ना कहीं माहौल को पलटने के लिए बहुत काफी है। लेकिन इस बार इस सीट पर मुस्लिम क्या वो समीकरण बना पाने में अपनी ताकत दिखा पा रहे हैं। दरअसल क्या चुनाव इस बार अखिलेश यादव व सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच होने जा रहा है या फिर इस बार चुनाव में पैंच जो है वो कुछ और ही आ गया है। क्या अखिलेश यादव इस बार इस चुनाव से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये तमाम सवाल आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लंबे समय से मैं मीरापुर सीट के जातीय समीकरण को भी देख रहा हूं, वहां लोगों के मुद्दे क्या है उन पर भी लोगों से लगातार चर्चा कर रहा हूं, लेकिन यहां का जो समीकरण समझ आ रहा है वो कुछ अलग दूसरी सीटों से दिखाई देता है। दरअसल अगर आज के माहौल को देखें और मुस्लिमों के वोट को किस तरह से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसको अगर समझे तो मुझे लगता है उससे पहले हमें 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम को समझना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी समझना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में निपटे हैं, जहां पर 6 महीने पहले ही यहां राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान करीब 9,500 वोटों से बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी और यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से 2022 में भी वो चंदन चौहान जीतकर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर पीछे क्यों रह गई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी और रालोद अगर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वो जीत का समीकरण बना पा रहे हैं या फिर इस समीकरण में इस बार जो है नए बदलाव देखे जा रहे हैं। वो इशारा मैं इसलिए कर रहा हूं बदलाव की ओर क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस बार मीरापुर उपचुनाव पर पहली बार लड़ रहे हैं। इसीलिए नगीना का जो चुनाव हुआ उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। लेकिन 1,30,000 मुस्लिम और जो यहां पर दलित वोटरों की संख्या है वो किसके पक्ष में जाएगी। क्या इस बार दलित और मुस्लिम मिलकर जो है विधायक बनाने जा रहे हैं, ये सवाल जो है बना हुआ है। ये सवाल भी बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी क्या इस बार अपने लिए जीत के समीकरण यहां बना पाई है। क्या कादिर राणा के नाम से लोग यहां मुस्लिम खासकर सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं बात 2022 विधानसभा चुनाव के समीकरणों की करता हूं और बात करता हूं यहां 2024 में कुल कितने वोट पड़े थे और किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। तो समझिए यहां पर 2022 में कुल मतदाता जो है 3,14,587 बताए जा रहे हैं, जिसमें से चंदन चौहान को 1,07,124 वोट मिले थे रालोद से। प्रशांत चौधरी जो भाजपा से चुनाव लड़े थे उनको 79,693 वोट मिले थे और मौलाना सलीम बसपा से जो लड़े थे उनको
23,783 वोट मिले थे। यानी यहां जो रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जीत का फासला था वो बहुत ज्यादा हो गया था बीजेपी के बीच। लेकिन जब चुनाव पलटा 2024 में, गठबंधन भी पलटा, उसके बाद थोड़े हालात बदले और यहां वही जीत का मार्जिन जो है कम होता चला गया रालोद और भाजपा गठबंधन में। मीरापुर सीट पर जो 2024 में अभी हाल में चुनाव निपटे थे, इसमें से जो है यहां कुल मतदाता 3,29,167 बताए गए हैं और दूसरा 1,96,605 करीब यहां पर कुल वोट गिरे। चंदन चौहान को यहां 72,320 वोट मिले, जबकि 1,07,000 वोट मिले थे उनको 2022 में। तो यहां उनका जो मार्जिन है वो कम होता चला गया और ग्राफ भी कम हुआ। उसका सीधा असर है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो मुस्लिम था वो रालोद से पीछे हट गया। लेकिन फिर भी जो दीपक समाजवादी पार्टी के थे उनको 63,351 वोट मीरापुर सीट पर मिले थे। अभी ये करीब 9,500 का फासला है हार जीत समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन में। उधर विजेंदर सिंह जो बसपा से चुनाव लड़े थे वो 55,514 उनको वोट मिले थे। अब यही समझना है कि यहां इस चुनाव में आखिर ये जो 55,514 वोट बीएसपी को मिले थे, क्योंकि बीएसपी इस बार चुनाव से बाहर है। मैं साफ बता रहा हूं क्योंकि वहां के जो हालात हैं वो साफ ये समझा रहे हैं। 5-5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव है। यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आप यहां मान सकते हैं कि चुनाव से पूरी तरह से बाहर है। हो सकता है 5,000 के आसपास वोट उनको मिल जाए मुस्लिम इलाके में। जो उनका असदुद्दीन ओवैसी का जो वोटर है और जो उनकी फैन फॉलोइंग है उसके आधार पर हो सकता है 4-5,000 वोट मिल जाए। हो सकता है कि यहां जो बीएसपी है वो भी कुछ वोट यहां ले ले, लेकिन अभी ऐसा लगता है चुनाव में घूमने के बाद कि यहां पर दलितों ने पूरी तरह से चंद्रशेखर को स्वीकार कर लिया है। यानी ये कहे कि जितना वोट चंद्रशेखर यहां पर दलितों का ले गए उसमें 95% वोट आप मान सकते हैं दलित यहां पर चंद्रशेखर के पक्ष में डाल सकता है। यानी मायावती को जो है दलित जो है धीरे धीरे भूलता हुआ दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। 2027 में क्या होगा वो एक अलग कहानी होगी, लेकिन आज के चुनाव में जो है मायावती मीरापुर सीट पर कहीं नहीं दिखाई देती। अब बीएसपी को भी निकाल लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को भी निकाल लीजिए, 2 पार्टी जो है चुनाव से पहले ही बाहर है। अब चुनाव हो रहा है बीजेपी एनडीए यानी रालोद और बीजेपी, और यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी आप यहां पर न के बराबर, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी का ही सिंबल है तो उन्हीं का प्रत्याशी है। उपचुनाव में उनके कोई प्रत्याशी भी नहीं है, तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच। और तीसरे जो है आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उससे जाहिद हुसैन यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव होगा 3 पार्टियों के बीच में। अब 3 पार्टियों में 2 पार्टी है जो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक पर काफी उम्मीद जताए हुए हैं। 1,30,000 के आसपास जो मुस्लिम है उसमें से 2022 में हमने देखा कि बड़ी संख्या में रालोद और समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो गया, लेकिन जब गठबंधन टूटा तो यहां पर वो समाजवादी पार्टी के साथ भी गया और वो बीएसपी के साथ भी गया। यानी सब जो मुस्लिम पूरा था वो एक जगह पर नहीं गया, उनमें बंटवारा हुआ। इसीलिए अब आजाद समाज पार्टी और यहां बात आती है समाजवादी पार्टी की, मुस्लिम सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहा है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम इस बार काफी हद तक चटकने जा रहा है, क्योंकि 40,000 50,000 के आसपास जो है, कुछ लोग तो 58,000 तक भी बताते हैं कि यहाँ जोजा मुस्लिम है। 1,30,000 में से अगर 58,000 मुस्लिम जोजा है तो फिर बचता क्या है? 70,000 72,000 मुस्लिम जो है बचते हैं। अगर 90% यहाँ पर वोट डलता है, 80-90 ज्यादा हो जाएगा, कहे कि 75 80 70% तक अगर वोट डलता है तो करीब अगर 90,000 भी वोट मुस्लिमों का पड़ा और उसमें से जो है यहाँ पर 40% भी वोट आप मान लीजिए कि जोजा का यहाँ पर पड़ा, तो 40% में से अधिकतर वोट जो है वो जाहिद हुसैन के पक्ष में जा सकता है, एएसपी के पक्ष में जा सकता है। और ये वही वोट है जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को धूल चटा देगा। कादिर राना के खिलाफ बहुत अच्छा लोगों के बीच रेस्पॉन्स नहीं है, बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कादिर राना को, क्योंकि उनको पहले ही देख चुके हैं। उनके वादे वैसे भी बदनाम है उनका नाम लेकर यहाँ पर इलाके में, और जाहिद एक नए है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी भी नहीं है,
तो उनके स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर भी है। तो ये सारी चीजें प्लस पॉइंट जाती हुई दिखाई दे रही है। जोजा अगर यहां पर एएसपी के साथ चला जाता है अधिकतर, और दूसरा दलित वोट जो चंद्रशेखर के साथ काफी हद तक जा चुका है, वो अगर दोनों मिलकर यहां पर चले जाते हैं तो जीत के लिए बहुत नजदीक चले जाते हैं। अब बात होती है कि यहां पर एनडीए गठबंधन की क्या भूमिका होगी, रालोद की कहां भूमिका होगी। दरअसल रालोद का जो चुनाव है वो मुस्लिम बंटवारे पर बटा हुआ है। मुस्लिम बंटवारा अगर ज्यादा होता है तो आप समझिए कि राष्ट्रीय लोकदल यहां से सीट निकाल भी सकती है। लेकिन देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऐन मौके पर, यानी सुबह जैसे ही जो लाइनें लगेगी, जो लाइनें यहां पर कतार मुस्लिम इलाकों में दिखाई देगी, बूथ पर दिखाई देगी, वो तय करेगी जीत किसकी होने जा रही है। क्योंकि नगीना सीट पर हमने देखा था 10 बजे के बाद पूरा तरीके से यहां पर समीकरण बदल गया था, और जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर एएसपी के साथ में चला गया था, चंद्रशेखर आजाद को वहां से सांसद बना दिया था। अब यहां पर समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर जो उनके कद्दावर नेता है इलाके के, वो भी कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जातियों में बटे हुए हैं। बात जातियों की इसलिए कर रहा हूं, कुछ लोग कह सकते हैं कि जातियों में बांटकर जो है चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अरे भाई, चुनाव हो रहा है जातियों के आधार पर। जाट कितने हैं लोग पूछते हैं, गुजर कितने हैं, दलित कितने हैं, धीमर कितने हैं, पाल कितने हैं, पूछ रहे हैं ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। इसी को तो जोड़कर यहां पर समीकरण साधे जा रहे हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं। और जो पिछली बार, क्योंकि यहां पर पाल समाज की अगर बात करें, पाल समाज पूरी तरह से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रालोद के साथ दिखाई दे रहा है। बात जाट समाज की कर ले तो जाट समाज में भी ना के बराबर बंटवारा है। समाजवादी पार्टी जाट को नहीं ले पा रही है, तो मुस्लिम और जाट मिलेंगे तो सरकार बनेगी, विधायक बनेंगे उनके। लेकिन यहां पर जाट और मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल ये कुछ बात जो है कुछ दर्शकों को अच्छी ना लगे, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर आप ग्राउंड पर जानते हैं, ग्राउंड को देख रहे हैं, तो आपको नजर आएगा जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन नहीं है। अब बात आती है दूसरी गुजर की। गुजर किस ओर जा रहा है? गुजरों में कुछ समय पहले नाराजगी थी। अभी भी गुजर जो है कुछ प्रतिशत जो है 10% या 15% थोड़ा छिटका हुआ है एनडीए गठबंधन से। लेकिन धीरे धीरे वो भी कहीं उस तरह से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखाई दे रहा। वो भी कुछ बटा हुआ है, और या तो वो वोट डालने नहीं जाएगा, या वो अगर वोट डालने जाएगा तो हो सकता है वो भी एनडीए के पक्ष में आ जाए। क्योंकि जहां पर गांव समाज की वोट डलती दिखेगी, क्योंकि 10-11 बजे के बाद माहौल एकदम से बदलेगा। 10-11 बजे तक आप न्यूट्रल होकर देख सकते हैं कि लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वोटर बूथ से निकलेगा और उससे पूछा जाएगा कि आप क्या कर, आपके मुद्दे क्या थे, आप किन मुद्दे पर वोट देकर आए और आपने क्या किसको वोट दिया है, तो वो मैसेज जैसे ही जाएगा आगे, तो वो जो है पूरा माहौल बदलेगा, पूरा माहौल चेंज होगा। वोटर इस वक्त बहुत समझदार है। वोटर जो है सबसे ज्यादा समझदार मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम पार्टियों के कार्यक्रम करा रहा है। सभी पार्टियों को जो है चाय पानी हो रही है, सभी के लिए बड़े बड़ी जो है जनसभाएं गांव में की जा रही है, ट्रैक्टरों पर बैठाकर घुमाए जा रहे हैं नेता। लेकिन साहब वोट देगा किसको, वो उसके मन में है, उसके दिल में है, और ऐन मौके पर वो अपनी वोट की चोट करेगा। यही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीरापुर का जो समीकरण है बहुत बदला हुआ है, और चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर ना चली जाए, इस बात की भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी, फिर सुन लीजिएगा, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर ना चली जाए, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम से ज्यादा दूसरे वोट नहीं दिखाई दे रहे हैं। सांसद एक विधायक समाजवादी पार्टी के, वो घूम रहे हैं जाट इलाकों में। अब जाट इलाकों में वहां वोट कितना मिलेगा, कितना बंटवारा कर पाएंगे, बहुत दूर की खोज है साहब। क्योंकि रालोद और बीजेपी के साथ जाट अधिकतर पहले ही जा चुका है। अब अगर पर्सनल संबंध की बात करें, हो सकता है एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक से संबंध रखता हो, वो उनके कहने पर वोट दे, लेकिन उसके घर में जो 4 सदस्य हैं वो वोट नहीं देंगे। उनमें से जो 3 सदस्य हैं वो हो सकता है दूसरी पार्टी की तरफ चले जाए। तो इस वोट को आप पर्सनल वोट के तौर पर देख सकते हैं। तो इसीलिए अधिकतर जो वोट है, मैंने कहा जाट वोट है, वो बहुत ज्यादा बंटवारा उसमें नहीं हो रहा है। और बात सीएम योग्य बयान की भी कर ले तो बटेंगे तो कटेंगे, ये बात हो रही थी, लेकिन बटेंगे और ना कटेंगे इस बात का असर बहुत ज्यादा भी नहीं है। दरअसल
इस बार जो लोग हैं वो यहां पर ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में किसका फायदा उनको मिलेगा। ना कोई सरकार बनने जा रही है, ना सरकार कोई गिनने जा रही है, बस विधायक चुना जाना है। लेकिन आगे जो 2.5 साल बचे हुए उनसे काम कितना लिया जाएगा, ये भी जहन में लोगों के मुद्दा है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा मोटा अपना व्यापार कर रहा है, या किसानी खेती कर रहा है, या किसी के बेटे की सिफारिश होनी है, या किसी के थाने का मामला अटका हुआ है, किसी ग्राम प्रधान का मामला है, या फिर डीलर का मामला है। ये तमाम वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और वो लोग चुप हो सकते हैं लेकिन आखिरी मौके पर वो भी वोट की चोट करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम के अलावा बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सपा तीसरे नंबर पर चली जाए तो आप इसको बहुत ज्यादा जो है चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बने हुए। यानी चुनाव अब बचता है एनडीए गठबंधन और आजाद समाज पार्टी के बीच। दो पार्टियां जो है आपस में कितना ऊपर नीचे कर पाती है। जो 72,000 के आसपास जो वोट मिला था मीरापुर सीट पर 2024 में 72,320 वोट मिले थे रालोद को, उसमें अगर कुछ कमी हो जाती है तो सीधा जो है यहां पर आजाद समाज पार्टी दलित और मुस्लिम झोजा, मैं सिर्फ झोजा मुस्लिम की बात कर रहा हूं, ये दोनों भी काफी हद तक जो है 50,000, 60,000 या 65,000 तक जा सकते हैं। अब अगर 10-11 बजे तक ये मैसेज चला जाता है कि मुस्लिम वहां आधा डाइवर्जन हो चुका आजाद समाज पार्टी के साथ और दलित वहां पर चला गया, तो जो दूसरा मुस्लिम वोट है ना वो जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है एनडीए को हराना है, बस बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए उधर मुस्लिम चला जाएगा। व्यक्तिगत मुस्लिम वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मजदूर तबके की बात कर रहा हूं, उस दबे कुचले वोटर्स की बात कर रहा हूं जिसका राजनीति से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। लेकिन देखिए ये पूरा अब चुनाव है वो यहां पर दामोदार टिका हुआ है, आजाद समाज पार्टी कितने मुस्लिमों को अपने साथ ला पाती है। लेकिन एक बात तो तय दिखाई दे रही है यहां पर, अगर आजाद समाज पार्टी चूक गई, अगर उन्होंने जिस तरह से मेहनत यहां पर पब्लिक के बीच की है, तो आप समझ लीजिएगा कि वोटों में मुस्लिमों के बंटवारा हो गया है। उस बंटवारे का लाभ बीजेपी रालोद गठबंधन को मिल जाए तो आप इसमें भी ज्यादा ये नहीं कह सकते कि असंभव है। तो चुनाव बहुत फंसा हुआ है, माहौल टाइट है, और नेताओं के भाषणों पर भी अब गौर धीरे धीरे होने लगी, क्योंकि अब आखिरी वक्त और चुनाव अभी 3 से 4 दिनों में एक बार फिर पलटी मार सकता है। आगे क्या जानकारी मिलेगी वो आपके सामने हम लगातार बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस जानकारी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।